हेलो गाइस। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पार्ट वन में। आगे के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है टाइप ऑफ वेल्ड मेड बिटवीन टू प्लेट्स शोन इन फिगर बिलो। तो ये है हमारा ग्रूव वेल्ड, ठीक है। ग्रूव वेल्ड है ये हमारा। ग्रूव वेल्ड में हम क्या करते हैं, बीच में एक खांचा काट देते हैं। ये हमारी प्लेट है। इस तरीके से खांचा अगर काट देते हैं ये, उसके बाद इसमें वेल्डिंग की जाती है इस तरीके से। ये हमारा ग्रूव वेल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a residential building fetches a monthly gross rent of 12,000. The annual outgoing in the form of taxes and other contingencies is 12,000. The cost of land comes to 6 lakh. Estimate the total value of property on a yearly basis. Assume the rate of interest as 6% per annum. तो प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टोटल वैल्यू जो होती है, प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू ये होती है कैपिटल वैल्यू प्लस लैंड कॉस्ट। कैपिटल वैल्यू प्लस लैंड कॉस्ट। तो लैंड कॉस्ट हमें गिवन है 6 लाख, और कैपिटल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। कैपिटल वैल्यू का फॉर्मूला होता है नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेस। नेट एनुअल इनकम, नेट एनुअल इनकम तो नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेस। तो नेट एनुअल इनकम इनटू ईयर परचेस, ये हमारा फॉर्मूला होता है कैपिटल वैल्यू का। नेट एनुअल इनकम हम फाइंड करेंगे यहाँ से। क्वेश्चन में गिवन है हमें मंथली ग्रॉस रेंट आ रहा है 12,000 का। ग्रॉस रेंट मंथली आ रहा है, ठीक है। तो 1 ईयर में हो जाएगा ये इंटू 12, यानी कि 24,000 हमारा ईयरली का रेंट हो जाएगा। 24,000 इसमें से माइनस करेंगे 12,000 जो कि हमारा टैक्सेस एंड अदर कंटिजेंसीज, ठीक है। तो ये हमारी आउटगोइंग है 12,000 रुपये। तो 12,000 इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी ये 12,000 इंटू 12 होगा, ठीक है। अब 12,000 एक महीने का रेंट है, तो एक साल का रेंट हमारा इंटू 12 यानी कि 144,000 हो गए। 144,000 यानी कि 1,44,000। तो इसमें से 12,000 माइनस करेंगे, ये आएगा 1,32,000। तो नेट एनुअल इनकम हमारा आ गया 1,32,000। इसमें से ईयर परचेस माइनस करना है। तो ईयर परचेस का फॉर्मूला होता है 100/आई। ईयर परचेस का फॉर्मूला होता है 100/आई। आई हमें गिवन है 6% पर एनम, ठीक है। आई की वैल्यू 6 पुट करेंगे यहाँ पे, 100/6। तो हमारा कैपिटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1,32,000 इंटू ईयर परचेस, यानी कि 100/6। तो ये निकल के आएगा
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि ये आ रहा है 22 लाख। ठीक है, 22 लाख निकल के आया ये, 22 लाख। इसमें लैंड कॉस्ट और ऐड करेंगे जो कि है 6 लाख, यानी कि ये टोटल हो जाएगा हमारा 22 लाख में 6 लाख और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 लाख। ठीक है, ये निकल के आएगा 28 लाख। तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारा यही है, 28 लाख 440 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप फ्लो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला है, द फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज कैटेगराइज्ड एज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ट नंबर फॉर द फ्लो इज लेस देन 4000। ये होना चाहिए लेस देन 2000। लेस देन 2000 उसके लिए होता है हमारा लेमिनार। ठीक है, तो इसने गलत दिया है, 4000 से कम नहीं होता है, 2000 से कम होता है। दूसरा है, द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक वेलोसिटी डेंसिटी एंड प्रेशर एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम इन केस ऑफ स्टडी फ्लो। तो ये सही है, स्टडी फ्लो की डेफिनेशन यही होती है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये भी सही बात है। अगला है, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग ए वेल डिफाइंड streamline or path such that all the streamline are straight and parallel to each other is known as laminar flow। तो ये तीनों सही है, करेक्ट सही आंसर इसमें ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस। हीराकुंड डैम हमारा महानदी रिवर में है। अगला पेयर मैच करना है, एक्सेप्टेबल लिमिट हमें दी है और करेक्टरिस्टिक, यानी कैल्शियम की एक्सेप्टेबल लिमिट हमारी 75 होती है, क्लोराइड की 250 होती है, फ्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट 1 मिलीग्राम पर लीटर और कॉज ऑफ रिजेक्शन हम 1.5 लेते हैं। फ्री रेसिडुअल क्लोरीन 0.2, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। इट इज आइस कोटिंग फॉर्मेशन व्हेन रेन और ड्रिजल कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। तो आइस कोटिंग फॉर्मेशन व्हेन रेन और ड्रिजल कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, तो ये हमारा ग्लेज होता है। इट इज सावरी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर फेलेट और लंप ऑफ आइस ऑफ साइज मोर देन 8 mm। तो ये हेल की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, दे आर फ्रोजन रेनड्रॉप और ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन रेन फॉल्स थ्रू आउट एयर एट ए सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये हो गया हमारा स्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 pertaining to structural plywood as per IS 1071 2012 and select the most appropriate option with respect to correctness of the statement। The moisture content of finished plywood board shall be in the range of 5 to 15%। ये सही है। The tensile strength and compressive strength across the grain shall be greater than that along the grain। ये गलत है, along the grain हमारी strength ज्यादा होती है। ठीक है, along the grain strength ज्यादा होती है, जबकि across the grain टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो S1 is true and S2 is false। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट P and Q बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स of the soil and select the most appropriate option with respect to the correctness of the statement। स्टेटमेंट P है हमारा, the plasticity index of a soil is a measure of the amount of clay in the soil। तो ये सही है, प्लास्टिसिटी
हमारी क्ले के कारण होती है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा अमाउंट ऑफ क्ले का मेजरमेंट होता है। When silt is added to clay, the plasticity index of the resulting soil डिक्रीज होती है। क्ले में अगर सिल्ट मिक्स करेंगे, सिल्ट हमारी कोहेजन लेस होती है, तो इसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाएगी। तो पी ओनली हमारा करेक्ट है, क्यू हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ क्रॉस सेक्शन 30 इंटू 30 सेंटीमीटर। ये रैम है। एंड प्लंजर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 4 इंटू 4 सेंटीमीटर एज सोन इस फिगर। ये प्लंजर है। फाइंड द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट ऑफ 30 किलो न्यूटन। तो पास्कल लॉ लगाएंगे इसमें। पास्कल लॉ के अनुसार प्रेशर जो होता है वो सेम रहता है, तो यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे हमारा जितना प्रेशर रहेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी रहेगा। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। इस सेक्शन पे फोर्स है एफ, फोर्स है एफ। और एरिया है इस सेक्शन पे 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेक्शन पे फोर्स है, वेट के टर्म में है यहाँ पे फोर्स, दैट इज 30 किलो न्यूटन। और एरिया है 30 इंटू 30, यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 533.33 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी ये। Consider the following statement P and Q based on the testing of natural building stone following the IS code and select the correct option. P कह रहा है the shear strength of the test piece of natural building stone tested using Johnson shear tool is estimated as S is equal to W upon 2A। ये सही है। Where W is the total maximum load indicated by testing machine and A is the center cross section area of the test piece. For testing the durability of stone as per IS 1126 1974, the durability value of the stone shall be expressed in percentage as in the volume of the specimen। वॉल्यूम के टर्म में नहीं, वेट के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, वेट आता था तो यहाँ पे ये ऑप्शन स्टेटमेंट क्यू सही हो जाता है। स्टेटमेंट क्यू यहाँ पे गलत है, तो पी ओनली करेक्ट इसका आंसर है। फ्रेंच पॉलिश इज ए टाइप ऑफ स्पिरिट वार्निश। ठीक है, फ्रेंच पॉलिश स्पिरिट वार्निश का टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ नॉइज। इफेक्ट ऑफ नॉइज, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपलेसनेस, फ्लोरोसिस नहीं होता है, हियरिंग लॉस भी होता है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। As per IS 456-2000, the deflection, including effect of temperature, creep, and shrinkage occurring after erection of partition and application of finishes of RC structure should not normally exceed। तो स्पान बाय 350 और 20 mm में से जो कम होगा वो वैल्यू ली जाती है। स्पान बाय 250 और 20 mm ये होता है हमारा IS कोड 456 का क्लॉज 23। ठीक है, क्लॉज नंबर 23 का सेकेंड पॉइंट है। अब पेज नंबर मिलेगा आपको 37 में, उसमें ये बात कही है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड। ठीक है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज मेजर फ्रॉम द कास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्लोर, रूफ एंड ऑल हॉरिजेंटल मेंबर, डिफ्लेक्शन शुड नॉट एक्सीड स्पान बाय 250 और 20 mm। तो उस केस में आता है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड है हमारा ग्रेन साइज पर। स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलिक पंप।
ठीक है, करेक्ट बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। असर्शन ए, रीजन आर। असर्शन कह रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ऑयल फ्रॉम डीप वेल एज इट कैन बिल्ट अप वेरी हाई प्रेशर। ये सही है, रेसिप्रोकेटिंग पंप से हम हाई प्रेशर जनरेट करते हैं और लो हेड, हाई प्रेशर और ठीक है, हाई प्रेशर और लो डिस्चार्ज कैरी करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। नेक्स्ट है डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप ज्यादा डिस्चार्ज देता है जबकि रेसिप्रोकेटिंग डिस्चार्ज कम देता है, लेकिन हेड हाई होता है। ठीक है, हेड ज्यादा, डिस्चार्ज कम और प्रेशर भी ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर भी ज्यादा होता है रेसिप्रोकेटिंग में। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारा हेड कम होता है, डिस्चार्ज ज्यादा कैरी करता है और प्रेशर भी कम होता है, और ये सूटेबल रहता है हाईली विस्कस फ्लूइड को कैरी करने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ए असर्शन ट्रू है यहाँ पे और रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 फॉर अल्टीमेट लिमिट स्टेट ए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी असाइंड फॉर कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए 1.15 होता है, स्टील के लिए हमारा 1.15 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद। आरसीसी स्ट्रक्चर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात कर रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर अंडर द मैक्सिमम डिजाइन लोड, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी नहीं, लीकेज ऑफ वाटर इन द स्ट्रक्चर, डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, तो ये भी नहीं होता। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स बात करता है हमारा कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन, टॉर्जन, कंप्रेशन, टॉर्जन, फ्लेक्सर, शियर, रप्चर, ब्रेटल फ्रैक्चर और कंप्रेशन, टॉर्जन, फ्लेक्सर, शियर, रप्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और लास्ट होता है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। इतने पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, कंप्रेशन के केस में रहता है हमारा कंप्रेशन, टॉर्जन, फ्लेक्सर, शियर, रप्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, लॉस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर और मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बात करता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इनके बारे में कंप्रेसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन वगैरह। A simple circular curve of radius 600 meter is to be set out on field. Calculate the value of worst sign for the curve if the deflection angle is 120 डिग्री। तो worst sign हमें फाइंड करना है। worst sign होता है हमारा मिड ऑर्डिनेट को ही हम worst sign भी बोलते हैं, मिड ऑर्डिनेट। इसका फॉर्मूला होता है R माइनस R cos डेल्टा बाई 2। तो सर्कुलर कर्व जो रहते हैं हमारे इस तरीके से, ये लॉन्ग कॉर्ड है, ये ये हमारा कर्व लेंथ हो गई, ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड हो गई और ये हमारे टेंजेंट हो गई। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट ये डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये इस सर्कल का अगर सेंटर पॉइंट है, ये इसके रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, तो रेडियस आर माइनस आर कॉस डेल्टा बाई 2 इसका फॉर्मूला रहता है। आर की वैल्यू गिवन है 600, तो ये निकल के आएगा 1 - cos डेल्टा बाई 2 यानी कि 120/2। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू रहेगी 1/2।
1 - 1/2, ये आएगा 1/2, और 600 का बटे 2 यानी कि 300 मीटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फिगर बिलो विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ये है हमारा यूसीएस टेस्ट करते हैं इससे, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एपरेटस है ये। यूसीएस टेस्ट जो करते हैं हम सॉइल की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, वेन शियर टेस्ट होता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है, ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, और लास्ट अंतिम जो हमारा टेस्ट रहता है यूसीएस टेस्ट, तो उसी का एपरेटस शो है यहाँ पे। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द लाइनिंग ऑफ एन इरिगेशन कैनाल। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। लाइनिंग minimalizes the seepage loss in the canal. More area can be irrigated. सीपेज लॉस को मिनिमम कर देता है, ठीक है, कम कर देता है। और मोर एरिया कैन बी इरिगेटेड, ये सही है हमारा। ड्यू टू लाइनिंग द रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीजेस, लाइनिंग के कारण फ्लो रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज हो जाती है एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो डिक्रीज, ये गलत है। लाइनिंग हेल्प टू प्रोवाइड ए फ्लैटर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट टू कैनाल एंड बेटर कमांड एरिया, और ऑप्शन 3 भी सही है। लाइनिंग इंक्रीजेज द डिस्चार्ज इन द कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, ठीक है, तो चौथा भी सही है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। A solution of resin or resinous substance dissolved in alcohol, turpentine or spirit is called as varnish की definition है। Determine the volume of coarse aggregate in meter cube per unit, volume of fine aggregate in meter cube unit and cement in kilogram unit respectively for preparing 1 meter cube of 1 to 4 by volume of concrete. Assume 1 meter cube of freshly mixed concrete corresponding to 1.54 meter cube dry volume of concrete. Take 1 meter cube of cement is equal to 1500 किलोग्राम by weight। तो वह तो निकालना है हमें, सीमेंट निकालना है, फाइन एग्रीगेट निकालना है और कोर्स एग्रीगेट निकालना है। 1 मीटर क्यूब हमारा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब दिया है, इसे हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.54 हमें दिया है। इसे डिवाइड करेंगे 1 + 2 + 4 यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा सीमेंट की वैल्यू। ठीक है, सीमेंट की वैल्यू निकल के आएगी मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा हमारा 0.22 मीटर क्यूब, 0.22 मीटर क्यूब, और 0.22 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम दिया है, तो यानी कि इंटू 1500 करेंगे, इंटू 1500, तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 330 केजी। ठीक है, 330 केजी, सीमेंट हमारा है 330 केजी, यानी कि 330 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 330 केजी है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी निकाल लेते हैं। कोर्स पहला रहता है हमारा सीमेंट, दूसरा रेशियो होता है फाइन एग्रीगेट का, तीसरा होता है कोर्स एग्रीगेट का। फाइन एग्रीगेट हमारा 2 टाइम्स होगा सीमेंट के, यानी कि इसका 2 टाइम्स, 0.22 × 2 यानी कि 0.44, तो ये है फाइन एग्रीगेट। और इसका 4 टाइम्स होगा हमारा कोर्स एग्रीगेट, यानी कि 0.88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम्बर टेस्ट स्पेसिमेन साइज 50 × 50 mm in क्रॉस सेक्शन एंड 150 mm in length was tested for its specific gravity if the specimen weighs 250 ग्राम and has 15% of moisture content, calculate its specific gravity by accounting the moisture content। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय अकाउंटिंग द मॉइस्चर कंटेंट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करनी है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वो होती है हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बटे यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये होता है
यूनिट सॉरी डेंसिटी ऑफ सॉलिड बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता रहती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड करते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड बटे वॉल्यूम। सॉलिड हमारा यहाँ पे टिम्बर है, ठीक है। इस टिम्बर में सॉलिड भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट होगा। इसे मैं इस फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें वेट दिया है ग्राम के टर्म में, यानी कि हमें ये वेट नहीं, ये दिया है हमें मास गिवन है, ठीक है। अगर वेट गिवन होता तो वो रहता न्यूटन या फिर किलो न्यूटन में रहता। अभी ग्राम में दिया है, यानी कि इसने मास दिया है हमें, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अगर वेट दिया होता न्यूटन के टर्म में तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते। मास हमें 250 ग्राम गिवन है, नहीं, 250 ग्राम जो है वो टोटल टिम्बर का वेट है, ठीक है। 250 ग्राम टोटल टिम्बर का वेट है। इसमें 50% मॉइस्चर कंटेंट भी है। मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट कह लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड। और वेट इक्वल टू होता है mg, यानी कि मास ऑफ सॉलिड बटे सॉरी मास ऑफ वाटर बटे मास ऑफ सॉलिड। तो मास ऑफ वाटर हमारा होगा टोटल मास माइनस मास ऑफ सॉलिड बटे मास ऑफ सॉलिड। टोटल मास हमें गिवन है 250, ठीक है, 250 माइनस, इसे इस तरीके से सेपरेट कर लेते हैं, -1, ये हो जाएगा। वाटर कंटेंट की वैल्यू 15% रखेंगे, ठीक है, यानी कि 0.15, 0.15। तो यहाँ से ms की वैल्यू निकल के आएगी 250 बटे 1.15। 250 बटे 1.15, यानी कि ये आ रहा है हमारा 217.39, 217.39। इतना ग्राम निकल के आया हमारा सॉलिड का मास, ठीक है। मास ऑफ सॉलिड हमारा निकल के आया 217.39 ग्राम। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आप 217.39 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हम यहाँ से फाइंड करेंगे 50 × 50 mm में है, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 5, यानी कि 25 × 15, 25 × 15, इतना मीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब, 25 × 15, ये निकल के आएगा। 0.579, ठीक है, 0.579।
ये निकल के आया 0.579। ये वैल्यू है हमारी रो एस की वैल्यू, यानी कि सॉलिड की डेंसिटी हमारी निकल के आई 0.579। इसे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, यानी कि रो एस 0.279 बटे रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी, यानी कि यही आंसर है। ठीक है, रो डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी रहती है। अगर नहीं पता है तो इस तरीके से फाइंड करेंगे हम। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसे ग्राम पर सीसी में अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 1000, यानी कि 10⁻³ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, यानी कि 10⁻³ फिर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 10⁻²। क्यूब है तो क्यूब लिख देंगे। ठीक है, 10 2 3 6, 10⁻⁶, 10⁻⁶ से कटेगा, यह आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनफॉल ऑन 5 सक्सेसिव डेज ऑन ए कैचमेंट वॉज 2695 एंड 3 in centimeter unit. If the phi index for the storm is taken as 30 centimeter per day, the total direct runoff from the catchment will be। तो रन ऑफ फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला रहता है हमारा फाई इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन माइनस आर बटे इफेक्टिव टाइम। ठीक है, और डब्ल्यू इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इंडेक्स का टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस आर बटे टाइम। तो अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफेक्टिव प्रेसिपिटेशन वो रेनफॉल है जो रन ऑफ करवाएगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर डे से जो ऊपर की रन ऑफ है, तो 2 नहीं आएगा इसमें, 3 भी नहीं आएगा, तो बचे 6 9 और 5, क्योंकि ये 3 से बड़े हैं तो इनको लिखेंगे इसमें 6 + 9 + 5, यानी कि 9 6 15 5 20। तो 20 - आर बटे 3 दिन की रेनफॉल ही काउंट करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, 3 फाइव इंडेक्स की वैल्यू 3, तो यहां से आर निकल के आएगा 20 20 - 9, यानी कि 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्बेस्टस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। When asbestos is heated below 550 degree centigrade, asbestos loses its elasticity and strength and becomes brittle, but restore its properties on cooling. एस्बेस्टस होता है हमारा हाई हीट और हाई हीट रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है हमारा एस्बेस्टस। तो ये तो गलत हो गया इसमें, और स्टेटमेंट है नेक्स्ट है, एस्बेस्टस मॉलिक्यूल आर स्ट्रांगली बाउंड टुगेदर ओनली इन वन डायरेक्शन वेयर द लेटरल बॉन्ड विथ एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज क्वाइट वीक। तो ऑप्शन बी सही है इसका। स्टेटमेंट बी करेक्ट एंड स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। Which of the following minor losses in pipe flow is taken as v²/2g? ये होता है हमारा loss at exit of pipe, loss of head at the exit of pipe, loss of head due to obstruction in pipe, loss of head at the entrance of the pipe with a sharp
कॉर्नर्ड इंट्रेंस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये होता है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन FLV स्क्वायर बटे 2ZD। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, ठीक है, इस केस में होता है हमारा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे 2Z। और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, इस केस में हमारा लॉस ऑफ हेड होता है हेड लॉस इज इक्वल टू 0.5V स्क्वायर बटे 2Z, ठीक है, 0.5V स्क्वायर बटे 2Z। और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बेंड इन 5, ये होता है KV स्क्वायर बटे 2Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन IS स्पेसिफिकेशन 11/30/1969 regarding the marble slab and block supplied. Marble slab shall be supplied with a minimum thickness of 20 mm. Marble block shall be supplied with a maximum thickness of 100 centimeter. Marble block shall be supplied with a minimum length 100 centimeter. Thickness इसकी 100 सेंटीमीटर, तो लेंथ तो कुछ ज़्यादा ही होगी 100 से, ठीक है। जब थिकनेस इसकी 100 सेंटीमीटर है तो लेंथ तो 100 से ज़्यादा रहेगी, तो ऑप्शन 3 इसका इनकरेक्ट है, ओनली 1 एंड 2 करेक्ट। कैलकुलेट द रेनॉल्ड नंबर इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इतनी विच इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ डाया 200 mm with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। तो रेनॉल्ड नंबर फाइंड करना है। रेनॉल्ड नंबर इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बट्टे म्यू, ठीक है, रो वी डी बट्टे म्यू। म्यू यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू बाय रो होता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर वी डी बट्टे न्यू यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालते हैं। v की वैल्यू है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इनटू डाया है हमारा 200 mm यानी कि 0.2 मीटर, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी गिवन है 0.01 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये निकल के आएगा 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 6, दैट इज ऑप्शन 4, ठीक है। The unit of measurement used for estimating the quantity of expansion joint को measure करते हैं रनिंग मीटर में। Identify the correct match pair from the following unit of measurement used for the estimation for different item of work. Stone slab in roof स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं स्टोन स्लैब इन रूफ को, ये सही है। कटिंग ऑफ ट्रीज टन में मेजर नहीं करते हैं। रूफ ट्री सॉ करते हैं हम मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में करते हैं हम सॉइंग को। और अगर ट्री को अगर मेजर करना है खाली सॉइंग नहीं कर रहे हैं तो वो होता है मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। सॉइंग के लिए हम मीटर स्क्वायर, और खाली अगर ट्री है तो मीटर क्यूब, टन में नहीं करते हैं, तो ऑप्शन 2 इनकरेक्ट हो गया। लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन क्यूबिक मीटर में, ये सही है, ओनली 1 एंड 3 करेक्ट। In case of volume batching followed for the manufacture of cement concrete, generally the volume of one bag of cement is considered as, one bag का वॉल्यूम पूछ रहा है, दैट इज 35 लीटर या फिर 0.035 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A column with length b and width b is subjected to an eccentric point load p eccentric in the direction of breadth with an eccentricity E. Calculate the bending stress developed. तो bending stress की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये फॉर्मूला तो सभी को पता है. मे आई फाउंड योर ईयर रिंग, दैट इज एम अपॉन आई इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बटे वाई इलास्टिक कांस्टेंट ई बटे रेडियस आर. तो यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी एम वाई अपॉन आई. ठीक है, एम वाई अपॉन आई. एम की वैल्यू हो जाएगी, लोड पी है और इसेंट्रिसिटी ई है, यानी कि एम इज इक्वल टू पी ई पुट करेंगे. वाई इज इक्वल टू डी बाई टू पुट करेंगे. ठीक है, और आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉलम है. ठीक है, कॉलम है तो विथ लेंथ बी एंड ब्रेथ बी, लेंथ बी ब्रेथ डी, तो इसका आई निकल के आएगा. रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यूब बट्टे 12, बी डी क्यूब बटे 12. तो बी डी क्यूब बटे 12 यहाँ पे पुट करेंगे, बी डी क्यूब बटे 12. तो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर 6 पी ई बटे बी डी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन 4 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रिज्मोइडल फॉर्मूला एंड कंप्यूट अर्थवर्क यूज टू कंप्यूट अर्थवर्क. ठीक है, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेटेड बाय एंड एरिया फॉर्मूला एंड द प्रिज्मोइडल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज प्रिज्मोइडल करेक्शन. If there is an even number of cross section, the end strip must be treated separately and volume between the remaining section may be calculated by प्रिज्मोइडल फार्मूला. प्रिज्मोइडल फार्मूला या फिर सिम्पसन फार्मूला कह लीजिए, ये हम अप्लाई करते हैं ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट एंड इवन नंबर ऑफ सेगमेंट. ठीक है, इवन नंबर ऑफ सेगमेंट के लिए यूज करते हैं हम प्रिज्मोइडल फार्मूला. ये है इवन सेगमेंट के लिए फॉर यूज करते हैं. लेकिन ये कह रहा है इवन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन. जब हमारे क्रॉस सेक्शन इवन हो जाएंगे तो उसे ऑड बनाने के लिए हम एंड स्ट्रिप को सेपरेटली एडजस्ट करते हैं. बाकी जो ऑड हो जाएंगे उनके लिए हम, बाकी जो बच जाएंगे उनके लिए प्रिज्मोइडल फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो ऑप्शन बी सही है. प्रिज्मोइडल फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज सिम्पसन रूल फॉर वॉल्यूम, ये भी सही है. इट इज नेसेसरी टू हैव एन ऑड नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन टू अप्लाई प्रिज्मोइडल फार्मूला. वही बात हमने कही, ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट या फिर क्रॉस सेक्शन एक ही बात है, ऑफसेट या क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये हमारे क्रॉस सेक्शन है. ये ऑड नंबर ऑफ ऑफसेट, ये हमारे ऑफसेट या फिर क्रॉस सेक्शन. कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6, 6 यानी कि इवन अगर क्रॉस सेक्शन है तो एंड स्ट्रिप को ऐसे ही छोड़ देंगे. बचे हमारे जो बच जाएंगे उनके लिए प्रिज्मोइडल करेक्शन, प्रिज्मोइडल फार्मूला अप्लाई करेंगे. और सेगमेंट हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5. ठीक है, इस केस में यहाँ पे इवन नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन और ऑड नंबर ऑफ सेगमेंट है. तो प्रिज्मोइडल अप्लाई करने के लिए ये इस तरीके से करेंगे, एंड वाले को हटा देंगे. A crop having a base period of 120 days requires the following depth of water application in the planting stage, vegetation index, vegetation stage, following flowering stage and maturity stage as 20 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर. एस्टिमेट द ड्यूटी, ड्यूटी फाइंड करनी है हेक्टेयर क्यूमेक में. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 8.64 बी
बी गिवन है 120 बटे डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू ये सब का ऐड कर देंगे इनको 20 सेंटीमीटर क्यूमेक यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड में फाइंड करनी है, तो सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे इन सबको। ये हो जाएगा 0.2 0.32, ये सब ऐड करके आएगा हमारा 32 और 20, ठीक है 52, 52 5 57, 67 77, 80, ये आएगा 90, 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.90 मीटर। ठीक है 0.90 मीटर, ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 0.9, तो ये निकल के आ रहा है 1075 200 हेक्टेयर पर क्यूमेक। सॉरी गड़बड़ हो गया। 8.64 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 0.9, तो 1152 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द मिनिमम रोडवे विड्थ इन ए माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। ठीक है तो सिंगल लेन मेजर डिस्ट्रिक्ट 5.75 मीटर, रॉन्ग है। सिंगल लेन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड 4.15 मीटर, सिंगल लेन विलेज रोड 4 मीटर। तो करेक्ट बताना था हमको ऑप्शन 2 एंड 3। नेक्स्ट है मैच द एंगल अंडर लिस्ट वन होल सर्कल बियरिंग विथ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू अंडर लिस्ट टू क्वाड्रेंटल बियरिंग। ये हमारी होल सर्कल बियरिंग में गिवन है, ये हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग में है। कौन सा सही है वो फाइंड करेंगे इसमें। 144 डिग्री 30 मिनट, 144 डिग्री 30 मिनट यहाँ कहीं आएगा इस तरीके से 144 डिग्री 30 मिनट। तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो साउथ ईस्ट आएगा पहली बात तो साउथ ईस्ट तीनों में है। देखते हैं एंगल क्या आएगा। 180 में से माइनस करेंगे इसे, 180 माइनस ये वैल्यू, तो 180 में से तो माइनस नहीं होगी, 179 डिग्री 60 मिनट लिखेंगे 180 डिग्री को, माइनस 144 डिग्री 30 मिनट, 144 डिग्री 30 मिनट, तो ये आएगा 30 मिनट, ये डिग्री है। साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट हमारा सेकेंड वाला, साउथ ईस्ट सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड और ये फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में साउथ ईस्ट में 35 डिग्री 30 मिनट, 35 डिग्री 30 मिनट, ये वाला ऑप्शन सही है। नहीं साउथ ईस्ट, ठीक है पी मिल जाएगा 4 से। 215 डिग्री 30 मिनट, 215 डिग्री 30 मिनट हमारा यहाँ कहीं आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और साउथ वेस्ट लिखेंगे इसको, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑप्शन 3, तो क्यू का 3 हो जाएगा, पी का 4 क्यू का 3, पी का 4 क्यू का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है आर का 1 आएगा, एस का 2 आएगा, आर का 1 एस का 2। चेक करते हैं 125 डिग्री 30 मिनट, तो 125 डिग्री 30 मिनट वही सेम इसकी तरह होगा, 179 डिग्री 60 मिनट में से माइनस करेंगे 125 डिग्री 30 मिनट, तो ये निकल के आएगा 30 मिनट।
44°30". साउथ ईस्ट, 44°30" ईस्ट। सेकेंड वाला नहीं सेकेंड ये नहीं निकाला था हमने, इसे देखते हैं। 215°30", ये वाली लाइन है हमारी, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में 215°30", तो ये एंगल फाइंड करने के लिए 215°30", इसमें से 180° माइनस कर देंगे। 180° माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 135°, सॉरी 35°30", ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट 35°30", 324°30", 324°30", ये वाली लाइन होगी हमारी। ये हमारा 324°30", एंगल फाइंड करना पड़ेगा हमें ये वाला। तो इसे माइनस करेंगे 360 में से, 360 को चेंज करेंगे 359°60", माइनस 324°30", 324°30", तो ये निकल के आएगा 35°30", नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज 30 लाख, कंसिडर इट्स स्क्रैप वैल्यू एज 3 लाख आफ्टर 30 ईयर, यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला होता है D = C-S/N, ठीक है। सी हमें गिवन है 30 लाख, स्क्रैप वैल्यू 3 लाख, 30 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो ये आएगा 27 लाख डिवाइडेड बाय 30 ईयर, ठीक है, 30 ईयर। तो ये निकल के आएगा 90,000, डेट इज ऑप्शन बी। एज पर IS 10-262-2019, what is the approximate amount of interrupt year to be expected in what is the amount of interrupt year to be expected in normal non-air entrained concrete when 10 mm nominal maximum size of aggregate is used in making concrete? तो 1.5, जिसने कभी ये कोड पढ़ा होगा तो कर लेगा इसे, 1.5, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेसिंग या बैटन सिस्टम शोन इन द फिगर बिलो। तो किस तरह की लेसिंग है, ये दिख रही है डबल लेसिंग दिख रही है, ये डबल फ्लैट बैटन तो नहीं है, लेसिंग है, ठीक है। और डबल है, डबल फ्लैट लेसिंग बार, बैटन नहीं है, बैटन वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। सिंगल नहीं है, यह है डबल फ्लैट लेसिंग इंटरसेक्टिंग। सिंगल लेसिंग होती है हमारी इस तरह से, उसमें सिर्फ ये सिंगल लेसिंग लगी रहती है, ठीक है, इस तरीके से। सिंगल लेसिंग इस तरीके की होती है, यहाँ पर हमारे रिवेट लगे रहते हैं। बैटन, बैटन हमारा इस तरीके का होता है, बैटन इस तरीके से लगे रहते हैं, ये रिवेट लगे होंगे यहाँ पे, ठीक है।
The actual length of a prismatic compression member is found to be 3 meter. 3 meter. Calculate its effective length if one of its end is restrained against both translation and rotation. यानी कि एक एंड इसका फिक्स है and other end is restrained against rotation but free to translate. Restrained against rotation यानी कि ये फिक्स सपोर्ट तो नहीं होगा, ठीक है, फिक्स सपोर्ट की जैसा होगा लेकिन इसमें ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन तो नहीं होगा लेकिन ट्रांसलेट हो रहा है कह रहा है, तो यानी कि ये डिफ्लेक्शन इसमें आ सकता है इस तरीके से। इस केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है 1.2 एल। 1.2 एल इस केस में हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू रहती है। तो एल हमें गिवन है 3 मीटर इंटू 1.2, तो ये आएगा 3.6, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है लोकेट द सेंट्रोइड विथ रिस्पेक्ट टू, सेंट्रोइड फाइंड करना है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए बी के रिस्पेक्ट में सेंट्रोइड फाइंड करना है। Of a rectangular section shown in figure, consider that a part of the circular section with dia 150 mm is removed. इस सर्कुलर सेक्शन को रिमूव कर देना है। तो हमारा फॉर्मूला रहता है A1Y1, ठीक है, जो सेंट्रोइड का डिस्टेंस जो होता है A1Y1 प्लस A2Y2 बटे A1 प्लस A2, ठीक है, A1 प्लस A2। लेकिन ये कह रहा है सर्कुलर सेक्शन को रिमूव कर देना है, तो इसमें प्लस की जगह माइनस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला ये रह जाएगा हमारा फिर A1 मानते हैं, रेक्टेंगल वाले को A1 मान लेते हैं और सर्कुलर वाले को 2 मान लेते हैं, और Y1 की वैल्यू रही होगी रेक्टेंगल का ए बी के रिस्पेक्ट में फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। तो बेस हम ए बी इस लाइन को लेंगे और y1 हमारा यानी कि रेक्टेंगल का सेंट्रोइड इसके सेंटर पर होगा वर्टिकल लाइन के, यानी कि 150 mm पर, ठीक है। y1 की वैल्यू रह जाएगी 150, a1 की वैल्यू ब्रेड्थ गुणा डेप्थ यानी कि 200 गुणा 300, दैट इज यह आ जाएगा 60,000, ठीक है। 200 गुणा 300, 200 गुणा 300, 2 3 6 00, ठीक है। y1 की वैल्यू 150 माइनस A2 की वैल्यू सर्कल का एरिया दैट इज π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर, डाया का स्क्वायर यानी कि 150 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू देखते हैं, y2 की वैल्यू इस लाइन से इसके सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस, इसका सेंट्रोइड ये हमारी डाया इसका 150 है, ठीक है, 150 डाया हो गया। सेंटर इसका बिल्कुल 75, यहाँ से यहाँ तक 75, नहीं, ऊपर की वैल्यू हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर 100 mm, तो ये वैल्यू बच जाएगी हमारी 300 माइनस 100 यानी कि 200, ठीक है। 300 माइनस 100 यानी कि ये वैल्यू हमारी 200, तो y2 की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 यानी कि 60,000 माइनस π/4 इंटू 150 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 60,000 इंटू 150
129.12। ठीक है, 129.12 इतना mm। तो ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एज पर IS 456/2000 द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड curing of cement concrete shall not be less than 6। डिकेन फार्मूला बताना है हमको। डिकेन फार्मूला CD A⁴ Following statement with respect to proportioning of flames in a plate girder and identify the correct option. Statement A, when the moment resisting capacity of a plate girder is to be increased, the flange cover plate may be provided over the flange angle. Statement B है, the flange plate shall be thicker than the flange angle in a riveted या प्लेट बोल्टेड प्लेट गर्डर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। Which of the following is an incorrect statement with respect to the characteristic and design factor of rigid and flexible pavement? Incorrect बताना है। The flexible pavement layer may reflect non-recoverable as well as recoverable deformation of the lower layer, including the subgrade onto the upper layer and also the pavement surface. Rigid pavement do not get deformed to the shape of the supporting layer below it. Rigid pavement ठीक है, सपोर्टिंग लेयर में कोई भी डिफॉर्मेशन आएगा वो सरफेस वाली लेयर पे शो नहीं करेगा। ठीक है, जबकि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के केस में ऊपर उसका रिफ्लेक्शन शो हो जाता है, रिजिड में नहीं होता है। तो 1 और 2 करेक्ट है। द लोअर लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट फेस स्ट्रेसेस ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द पेवमेंट सरफेस डायरेक्टली अंडर द व्हील लोड। The stresses in rigid pavement are analyzed by using the plastic theory. Plastic theory नहीं, ये रहती है elastic theory. Assuming that the pavement is resting over a rigid surface. तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स rectangular beam whose width is 200 mm and effective depth is 400 mm. Consider that the grade of steel 415 and that of concrete is M20। M FE 415 के केस में हमें लिमिटिंग मूवमेंट की वैल्यू बतानी है, यानी कि MU लिमिट की वैल्यू बतानी है। MU लिमिट की वैल्यू बतानी है, ये होती है लिमिट स्टेट में RU/BD²। ठीक है, RU/BD²। और RU की वैल्यू रहती है FE 415 के लिए, FE 250 के लिए और FE 500 के लिए। FE 250 के केस में रहता है 0.148 FC के, इस केस में रहता है 0.138 FC के, और इस केस में रहता है 0.133 FC के। ठीक है, तो यहाँ पुट करेंगे 0.138 FC के, FC के यानी कि 20 दिया है हमें FC के की वैल्यू ये है, और B हमें गिवन है 200 mm और D है 400 mm। 200 और 400 mm, 200 और 400 mm। वैल्यू यहाँ पे mm में ही पुट करते हैं, 200 और 400। अगर हम मीटर में यहाँ पर अगर मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर जो है गलत आ जाएगा। हमें आंसर किलो न्यूटन इंटू मीटर, मीटर में ही बताना है। ठीक है, तो मीटर में हम लास्ट में चेंज करेंगे, यहाँ पे नहीं करते हैं, फॉर्मूले में हम mm में ही पुट करते हैं। तो ये निकल के आएगा 0.138 इंटू 20।
इंटू 20 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 88.32 लिख लेते हैं इसको। 88.32 लिख लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁶, इंटू 10⁶, तो ये लिख लेते हैं। ये आ रहा है हमारा न्यूटन इंटू mm। ठीक है, न्यूटन इंटू mm में आ रहा है। इसे ये पूछ रहा है किलो न्यूटन इंटू मीटर में, तो किलो न्यूटन में हो जाएगा ये, और mm से मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ लिखेंगे इसको। ये हो जाएगा किलो न्यूटन। से मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻³ जो बचा वो हो जाएगा यहाँ पे किलो के फॉर्म में, किलो न्यूटन इंटू मीटर में। अब जाके आएगा ये इससे ये कैंसिल हो गया, बचा 88.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ऑप्शन 4। The maximum water content at which reduction in the water content will not cause a decrease in the volume of soil mass is known as shrinkage limit। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से रहता है, ग्राफ इस तरीका होता है हमारा। ये हमारा एक्स एक्सिस में हम वाटर कंटेंट लिखते हैं, वाटर कंटेंट की वैल्यू, और वाई एक्सिस में रहता है हमारा वॉल्यूम, वाई एक्सिस में वॉल्यूम। ये वैल्यू होती है श्रिंकेज लिमिट की। इसके बाद प्लास्टिक लिमिट, इसके बाद लिक्विड लिमिट। तो ये तो श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, जैसे जैसे हम वाटर कंटेंट डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद कोई चेंज नहीं होता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस करने में वॉल्यूम में नो चेंज रहता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्वेइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए कह रहा है लैटिट्यूड ऑफ सर्वे लाइन इज डिफाइंड एज इट्स कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होता है, अलोंग द एज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन। लैटिट्यूड जो होता है वो एज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन के पैरेलल होता है। ठीक है। Statement B, the type of leveling in which level are taken on each side of a main line at right angle to that line in order to determine a vertical cross section of the surface of the ground is called as differential leveling। differential leveling नहीं कहते, उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग कहते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग बोलते हैं उसको। तो दोनों ऑप्शन इसके इनकरेक्ट है। Identify the behavior or study of soil in which the zero air void unit is found। तो कॉम्पैक्शन में हम पढ़ते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन का कॉन्सेप्ट, जीरो एयर वॉइड लाइन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से, जब हम एनर्जी E1 पे इस तरीके का ग्राफ आता है, एनर्जी E2 पे हमारा इस तरीके का ग्राफ आता है, एनर्जी बढ़ाने पे हमारा गामा डी, ये वाई एक्सिस में हमारा गामा डी की वैल्यू रहती है। ठीक है, ये हमारा वाटर कंटेंट, इस एक्सिस में हमारा वाटर कंटेंट रहता है। तो एनर्जी बढ़ाते हैं तो गामा डी हमारा इंक्रीज होता है। जीरो एयर वॉइड लाइन का कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से, जीरो एयर वॉइड लाइन आती है कुछ, ठीक है, इस तरीके का कुछ पढ़ते हैं। तो ये करते हैं हम कॉम्पैक्शन टेस्ट में करते हैं सब। तो एज पर IS सॉइल क्लासिफिकेशन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज ग्रेटर देन 6, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि CU जो है 6 से ज्यादा है, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन 1 and 3, 1 and 3 के बीच लाई कर रहा है। द सॉइल इज क्लासिफाइड एज वेल ग्रेडेड सैंड, सैंड के लिए
जो यूनिफॉर्मिस्टी कोफिशिएंट होता है 6 से ज़्यादा होता है, ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 होता है, और वेल ग्रेडेड सैंड या फिर ग्रेवल दोनों के लिए ही सीसी की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो ये वेल ग्रेडेड है और सैंड है, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये कंप्लीट होता है हमारा मेंस का पेपर। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।